दोस्तों, आज हम प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताएंगे, जिसमें से मैं केवल आज प्रकाश का अपवर्तन के बारे में ही बता पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज प्रकाश के परिवर्तन जान लेते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन आखिर होता क्या है, प्रकाश परावर्तन किस लिए किया जाता है, प्रकाश से संबंधित ये क्यों है। ठीक है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या आता है। इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, वह तो अविलंब के पास आएगी या तो अविलंब से दूर हटेगी। यही दो कंडीशन होगी। इसलिए हम क्या बोल दे रहे हैं, विचलित होने की। या विचलित दूर की ओर हो सकती है या पास की ओर होती है। तो मेरे समझ से आपको प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा क्लियर हो गया है। फिर से देखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी सिंपल परिभाषा आप जल्दी कहीं पा नहीं पाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सिंपल से सिंपल परिभाषा प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नोट में क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से कांच, मतलब सघन माध्यम क्या होगा, जैसे कांच जल, मतलब कि थोड़ा ठोस आकार का हो तो उसे सघन माध्यम कहेंगे। वायु या निर्वात बोलेंगे तो क्या होगा, विरल माध्यम होगा। ठीक है, से विरल माध्यम जैसे वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। कहने का तात्पर्य, जब प्रकाश की किरण सघन से अगर विरल में जा रही होगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप जब क्रांतिक कोड पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो जो पहला वाला है ये क्रांतिक कोड के लिए होता है। ठीक है, तो दूसरा परिभाषा आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं जो पढ़ा भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चित्र के माध्यम से समझते हैं कौन सघन विरल माध्यम क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले चित्र बनाने के लिए सबसे पहले कोई एक तल लेंगे। ठीक है, तल लेने के बाद आप पहले जिसको मैंने इसको सघन माना है, इसको विरल, सघन को इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा गया है और विरल को इस प्रकार से। मतलब जब सघन से विरल में आएगी तभी मैंने क्या बताया था, जो अभिलंब माना गया उससे क्या होगी, दूर हटेगी। चित्र बनाने के लिए कोई तल मानेंगे, जब प्रकाश की कोण छोड़ेंगे तो वह अपने मार्ग से क्या होगी, सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। उसके पहले आपको अभिलंब खींच लेना होगा। ठीक है, तो वह अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपतन कोण का जो मान होगा वो अपवर्तन कोण का मान उससे क्या होगा, आपतन कोण से ज्यादा होगा। ठीक है, तो और एक कंडीशन आप देख लेते हैं, सखी परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण क्या होती है, जब प्रकाश किरण जिस तल से छोड़ी जाती है, मतलब जिस तल पे छोड़ी गया, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जाने वाली किरण को मतलब कि तल से टकराने के बाद परावर्तित के मतलब अपवर्तित किरण को अपवर्तित किरण। ठीक है, तो और देखते हैं आपतन कोण क्या कहती है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना को आपतन कोण कहलाता है तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपवर्तन कोण। ठीक है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण होती है जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। अभिलंब किसे कहते हैं। ठीक है, अभिलंब की परिभाषा ये होती है कि आपतन की बिंदु से होकर डाला गया जो अभिलंब, मतलब या तो ये कह सकते हैं आने वाली किरण तथा जाने वाली किरण जिस बिंदु से टकराती हैं उस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। मतलब डाला गया जो लंब होता है उससे अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट चित्र है, जब विरल से क्या होती है, सघन में छोड़ी जाती है तो क्या होती है,
जो सघन से विरल में छोड़ा गया था तो अविलंब से दूर उठेगी, जब विरल से सघन में छोड़ा जाएगा तो अविलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। ठीक है, तो मेरे समझ से आपको सभी प्रभाव, आपको चित्र भी समझ में आ गया होगा। जिस माध्यम से इसमें विरल से मानने में अर्थात ये वायु होगा, ये कांच होगा या फिर जल मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट नोट थोड़ा लिख लीजिए। सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक विरल माध्यम की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, अभी निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जो चर्चा किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक यदि आप जान जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये आखिर क्या है। ठीक है, तो पहले आप जान लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है। ठीक है, चित्र में यदि आप देखेंगे तो वहाँ प्रकाश की अपवर्तन कोण के दो नियम होंगे। अब क्या होंगे, अब वहाँ आप चित्र से देखेंगे, आपतित किरण आप देख रहे होंगे, हाँ फिर क्या है अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर क्या बना विलंब तीनों एक तल पे बनी रहे। जहाँ हमने कहा था क्या आपतन बिंदु, तो वो एक तल वहीं आगे तीनों मिले हैं, तो एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, और आपका दूसरा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई लोगों इसे नहीं लिख पाते हैं, तो आपसे कहने का तात्पर्य आप तो इसे थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगा। किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब किन्हीं दो माध्यम जब होंगे उनके एक निश्चित तरंगदैर्घ्य होगा, तो उनके बीच जो आपतन कोण की ज्या होगी और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होगा, अनुपात होगा। ये कहाँ है मोबाइल, ये अच्छा है। अर्थात आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर, तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू नियतांक। यह तो 1/2 मतलब पहले माध्यम के दूसरे, यदि उल्टा के 2n तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस नियम के क्या स्नान का नियम भी कहा जाता है। इनमें नियतांक 1n2 को पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का। आपको थोड़ा सा एक ट्रिक दे रहा हूँ कि आप कैसे समझें किसके सापेक्ष। जो आपको आगे दिखेगा वही उसी के माध्यम के सापेक्ष आप चल रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू। का बहुत बढ़िया।